राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं नवीनतम विषय पर डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्याख्या, न्यायिक पुनर्निरीक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का महत्व, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचनात्मक व्याख्या। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस in our daily life? What is the critical explanation of judicial review? तो आज हम एक इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है जुडिशियल रिव्यू। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ, न्यायिक पुनरीक्षण क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण जो है किसी नीति या कानून का निरीक्षण करना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को विधानपालिका द्वारा निर्मित कानून एवं कार्यपालिका द्वारा पारित आदेशों की जांच करने का अधिकार है, और अगर जांच में कानून और आदेश भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों को विधानमंडल एवं संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। हालांकि उच्च न्यायालयों के ऐसे निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का स्वरूप क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का इतिहास क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का उद्गम भारत में अमेरिकन न्यायपालिका से हुआ है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता ने इस नवीन अवधारणा को जन्म दिया है। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया, जिसका अर्थ है कि न्यायालय किसी कानून को रद्द कर सकता है अगर वह सर्वमान्य न्याय के विपरीत है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकता। राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है, यानी जो संविधान में दिया गया है, संविधान में उसी को, अगर संविधान के विरुद्ध है, उसी कानून को रद्द किया जा सकता है। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड व अमेरिका के बीच की है। इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान में भारत ने मध्यम वर्ग को अपनाया है, जिसमें संवैधानिक प्रतिबंधों के साथ संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक न्याय के आधार पर किसी कानून को रद्द नहीं कर सकता, बल्कि जो संविधान में दिया गया है, अगर उसकी उल्लंघन हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, तो उसी कानून को रद्द किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के आधार पर किसी नियम व्यवस्था को रद्द नहीं किया जा सकता। संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे पता चलता है भारतीय संविधान में कि न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में कुछ संकेत दिए गए। जैसे आर्टिकल 13 में दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द समझा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी कानूनों को न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है।
बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। आर्टिकल 139 से ही पता चलता है कि संविधान न्यायिक पुनरीक्षण की ओर संकेत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दी गई और सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। आर्टिकल 132 और 133 से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है, यानी न्यायिक व्यवस्था की दोबारा जांच पड़ताल की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य हैं। आर्टिकल 138 में दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकार लागू करने के लिए बल्कि किसी भी उद्देश्य के लिए समादेश, निर्देश व आदेश जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 139 के तहत भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के संकेत मिल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकार लागू करने के लिए बल्कि किसी भी उद्देश्य के लिए समादेश, निर्देश व आदेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री या आदेश दे सकता है जो इसके विचाराधीन किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। जनहित याचिकाओं को स्वीकृत कर और उन पर आवश्यक दिशा निर्देश देकर सर्वोच्च न्यायालय ने निसंदेह पूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रयास किया है। तो ये आर्टिकल 142 से भी इसके संकेत मिलते हैं। आर्टिकल 145 में भी न्यायिक पुनरीक्षण की हमें झलक देखने को मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालयों की कार्रवाई और कार्यविधि को नियमित करने के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को अन्य न्यायालयों को पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने का अधिकार है। आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए 5 प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख इत्यादि। आर्टिकल 246 के तहत भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 246 में 3 प्रकार की सूचियों के माध्यम से शक्ति का विभाजन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास है और इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि 1967 में इससे पहले एक और मुकदमा आया था जो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का था। उसमें कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि इस 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का प्रकरण था इसको पूरी तरह से बदल दिया गया। यानी 1967 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था उसको 1973 में बदल दिया। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा निर्णयों को बदलने का, उनको जांच करने का, एनालिसिस करने का, पुनर्विचार का पूरा अधिकार है। तो इसे पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण में अब तक क्या भूमिका है। वास्तव में तो न्यायिक पुनरीक्षण का विचार अमेरिकी न्यायपालिका की देन है। अमेरिका में न्याय वो है जो न्यायाधीश कहते हैं और भारत में न्याय क्या है? भारत में न्याय वो है जो भारत का संविधान कहता है, भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं कहती हैं। अमेरिका में प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी संवैधानिक व्यवस्थाओं को, नियमों को, कानूनों को रद्द किया जा सकता है, लेकिन भारत में प्राकृतिक न्याय के आधार पर किसी कानून, नीति, नियम को रद्द नहीं किया जा सकता, बल्कि जो संविधान के विरुद्ध है उसी को रद्द किया जा सकता है। प्राकृतिक कानून के आधार पर भारत में न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया गया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन जो है
वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला मुकदमा शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार प्रकरण 1952। 1952 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अपने संवैधानिक अधिकार के आधार पर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा मुकदमा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान प्रकरण 1965 में मुकदमा आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को संविधान के किसी भाग में अनुच्छेद 368 के आधार पर संशोधन करने के अधिकार को बनाए रखने में अपनी न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का ही प्रयोग किया। तीसरा महत्वपूर्ण मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस आया। ये 1967 में मुकदमा आया था सर्वोच्च न्यायालय के पास, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में 6-5 से यानी 6 पक्ष में और 5 विपक्ष में न्यायाधीश बैठे, और उन्होंने एक न्यायाधीश के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र एक न्यायाधीश के बहुमत के आधार पर ही संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति को सीमित कर दिया। चौथा महत्वपूर्ण केस है बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अवैध घोषित करना। संसद ने देश के सभी बैंकों का कानून द्वारा राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1969 में संसद द्वारा पारित इस कानून को अवैध घोषित कर दिया। संसद ने संविधान में 24वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर अनुच्छेद 13 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संशोधन के बाद यह व्यवस्था हुई कि संसद संविधान की सभी धाराओं में संशोधन कर सकती है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर अनुच्छेद 13 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संशोधन से यह व्यवस्था हुई कि संसद संविधान की सभी धाराओं में संशोधन कर सकती है। 25वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संपत्ति को सार्वजनिक दृष्टि से अर्जित और मुआवजे की राशि को न्यायालय में कम या अधिक के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद ने अनुच्छेद 31 में संशोधन करके 31C को जोड़ दिया। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा। पांचवा मुकदमा आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मुकदमा 1973। ये बहुत ही भारत के न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण मुकदमा है। इस प्रकरण में संसद द्वारा पारित 24वें, 25वें, 29वें संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई, और न्यायालय ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था आधार है, धर्मनिरपेक्षता संविधान का संघीय रूप है, फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय के पास छठा महत्वपूर्ण मुकदमा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण प्रकरण आया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती प्रकरण के अनुसार ही निर्णय दिया, लेकिन 39वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 329 के 4 को समाप्त कर दिया गया, और साथ ही न्यायालय ने मूल संरचना की 3 अन्य विशेषताओं का वर्णन किया। सर्वोच्च न्यायालय के पास 1980 में एक अन्य मुकदमा आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार प्रकरण। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय ने अपने पहले दिए गए निर्णय केशवानंद भारती प्रकरण 1973 के निर्णय को उचित ठहराया। न्यायालय ने माना कि न्यायिक पुनरीक्षण संविधान की मूल विशेषता है, जिसे संसद संविधान संशोधन द्वारा सीमित नहीं कर सकती। यानी संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती।
आठवां महत्वपूर्ण केस है दल बदल के रूप में आया। दल बदल विरोधी कानून 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में बने दल बदल विरोधी कानून को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन साथ में न्यायालय ने इस कानून की उस व्यवस्था को अवैध घोषित किया जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्पीकर के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के इस अधिकार को स्वीकार किया कि दल बदल हुआ है या नहीं, लेकिन स्पीकर की तानाशाही पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय के द्वार खुले रखने का निर्णय दिया। तो इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्पीकर जो है वो ये डिसाइड कर सकता है कि दल बदल हुआ है या नहीं, लेकिन इसके साथ ही कोई व्यक्ति जो है स्पीकर की तानाशाही पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। न्यायालय जो है उस संबंध में अपना जो है केस उसके ऊपर निर्णय सुना सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की सीमाएं कौन कौन सी है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। संसद व न्यायपालिका संविधान में रहकर ही अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करती है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की एक बड़ी सीमा है कि सर्वोच्च न्यायालय विवेक के आधार पर संसद निर्मित कानूनों की जांच नहीं कर सकता। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जांच करेगा अपने विवेक के आधार पर नहीं करेगा, बल्कि जो संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं उनका ही रिव्यू करेगा। दूसरा ये है कि संविधान की उन धाराओं को न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध है, न कि पूरी व्यवस्था को। केवल जो आर्टिकल या जो धाराएं ऐसी है जो संवैधानिक के विरुद्ध है, जो नियम नीति, उसी को अवैध घोषित कर सकता है, पूरी व्यवस्था को नहीं। तीसरी सीमा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अंकित कानूनों की वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। संविधान की 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले गए हैं उनमें कानून की वैधता है नहीं, उनमें सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता। चौथी महत्वपूर्ण सीमा है कि सर्वोच्च न्यायालय बिना प्रकरण दायर किए स्वेच्छा से किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। यानी मनमर्जी से नहीं, जब प्रकरण आएगा, केस आएगा उसके पास, उसी समय जो है कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। पांचवी सीमा है कि न्यायालय जो है राजनीतिक प्रश्नों पर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल संवैधानिक प्रश्नों पर न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी आलोचनाएं हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो आलोचना है असंवैधानिक व्यवस्था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। असंवैधानिक कैसी है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो वर्णन है वो संविधान में नहीं है। संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है कि केंद्रीय व राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों को सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायपालिका ने लगातार अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार किया है, इसलिए पूरी तरह से असंवैधानिक है। न्यायिक पुनरीक्षण की दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना जनप्रतिनिधियों का अपमान है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनप्रतिनिधि आम जनता की आवाज़ होती है। अगर जनप्रतिनिधि संसद या राज्य विधानमंडल में कानून का निर्माण करते हैं तो वे जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस प्रकार से ऐसे कानूनों को, आदेशों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द करते हैं तो इसका मतलब आम जनता का अपमान है, जनता के आदेशों का अपमान है, जनता की इच्छाओं का अपमान है। तीसरी महत्वपूर्ण आलोचना न्यायिक पुनरीक्षण की है कि विधानपालिका और न्यायपालिका में गतिरोध। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के आधार पर अगर हम आलोचना करें तो विधानपालिका जो है वो कानून का निर्माण करती है और न्यायपालिका को उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द करती है। तो इससे क्या है कि विधानपालिका अपने कार्य के प्रति निष्क्रिय हो जाएगी, क्योंकि विधानपालिका को पता है कि किसी प्रकार की असंगति या विसंगति है, उसकी जांच पड़ताल न्यायपालिका अपने आप कर लेगी। चौथी महत्वपूर्ण आलोचना है न्यायिक प्रक्रिया अनुचित।
न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया अनुचित है। इसका एक जो सुंदर उदाहरण है 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का प्रकरण है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी केवल एक न्यायाधीश के बहुमत होने से पूरे देश के लिए इतना बड़ा जो है संवैधानिक निर्णय दिया गया, तो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो उचित नहीं है। एक बड़ी आलोचना न्यायपालिका की तानाशाही है, क्योंकि न्यायपालिका विधानपालिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा पारित आदेशों को असंवैधानिक घोषित करके किसी भी समय रद्द कर सकती है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का बार बार प्रयोग करके विधानपालिका और कार्यपालिका पर तानाशाही स्थापित कर सकती है। न्यायिक पुनरीक्षण की एक आलोचना है कि संसदीय जवाबदेही में लचीलापन। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति की आधार पर आलोचना की जाती है कि इससे संसद कानून के निर्माण में लापरवाही बरतेगी। संसद को पहले से ही पता होगा कि अगर कोई कानून या नीति निर्माण अनुचित होगा तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। इस प्रकार संसद कानून निर्माण में लचीलापन दिखा सकती है, कानून निर्माण के प्रति सक्रिय नहीं रहेगी, उसकी अपनी जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेगी और जनता की जवाबदेही से बचने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट आलोचना है कि न्यायाधीशों की लंबी आयु आधुनिकता में बाधक है। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक कार्य करते हैं। इतनी लंबी उम्र के न्यायाधीश हैं, अपनी पुरानी परंपराओं, अपनी पुरानी जो कल्चर है उससे हमेशा जो है ज़्यादा लगाव रखते हैं। जो नवीनता तकनीकी युग है, आधुनिकता का युग है, उसको जल्दी से वो आत्मसात कर नहीं पाते और निर्णय देते समय जो है अपनी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं से चिपके रहते हैं। ये भी जो है एक न्यायिक पुनरीक्षण की आलोचना है। न्यायिक पुनरीक्षण की उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है? देश में सामाजिक समरसता को स्थापित करने में न्यायपालिका का बड़ा योगदान है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापित करने में अग्रसर है। यह न्यायिक पुनरीक्षण में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष है, आलोचनाएं हैं, उसके बावजूद भी देश के लिए न्यायिक पुनरीक्षण के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। पहली उपयोगिता आम जनता के लिए कल्याणकारी है। न्यायिक पुनरीक्षण द्वारा न्यायालय आम जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। आम जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर उसकी नीति को जनहित के विरुद्ध लागू किया गया है तो इसमें भी सत्ताधारी दल जो है पूरी तरह से सचेत रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आम जनता के कल्याण के लिए सत्ताधारी दल की तानाशाही पर भी अंकुश लगाता है। न्यायिक पुनरीक्षण संघीय शासन के लिए लाभदायक है। भारत में संघीय शासन के सफल संचालन के लिए न्यायिक पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 3 प्रकार की सूचियों से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार की सूचियों के शक्ति बंटवारे को लेकर टकराव होता है, तनाव होता है, तो न्यायपालिका दोनों के बीच अक्षेत्राधिकार को स्पष्ट करती है। न्यायपालिका कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे दोनों के क्षेत्राधिकार उल्लंघन का पता चलता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण का महत्व इस बात में है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्वीकार करना पूरे देश के लिए बाध्य है। संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो कोई प्रश्न हो, उसकी अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की ही मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है और किसी भी असंवैधानिक नीति और कानून को रद्द करने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय शासकीय तानाशाही से भी सुरक्षा दिलाता है।
न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आम जनता को शासकीय तानाशाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कल्याणकारी राज्य होने के नाते कार्यपालिका की शक्तियों में लगातार विस्तार हो रहा है, जिससे शासकीय दल अपनी तानाशाही स्थापित कर सकता है और न्यायपालिका किसी भी ऐसे कानून या आदेश को रद्द कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध है। न्यायिक पुनरीक्षण का एक महत्व इस बात में भी है कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के लिए आवश्यक है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के द्वारा शासक दल की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण स्थापित करके आम जनता के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। संविधान में जो नियम दिए गए हैं, कानून दिए गए हैं, उनको लागू करने के लिए न्यायिक पुनरीक्षण की बड़ी भूमिका है। जनहित याचिकाएं भी न्यायिक पुनरीक्षण का एक बड़ा उपयोग है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई भी सजग नागरिक आम जनता के हितों से जुड़ी हुई याचिकाएं अगर लेकर आता है तो इस पर न्यायालय विचार करता है। इसके लिए स्वयं पीड़ित व्यक्ति समूह या संख्या का याचिका देना आवश्यक नहीं, बल्कि कोई भी सजग नागरिक जनहित से जुड़ी हुई याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लगा सकता है और न्यायपालिका पूरी तरह से वास्तविकता की जांच पड़ताल करके पीड़ित व्यक्ति या संस्था को न्याय उपलब्ध करवाती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL, उसके माध्यम से न्यायिक पुनरीक्षण के महत्व का पता चलता है। संवैधानिक विकास के रूप में भी भारत का संवैधानिक विकास है, उसमें न्यायपालिका का बड़ा योगदान है। न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय और कार्रवाइयों को न्यायिक दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को संविधान का एक भाग माना गया है। न्यायाधीशों की टिप्पणी और निर्णयों को संविधान में स्थान दिया गया है, जिससे संविधान और अधिक विस्तृत और प्रासंगिक बन गया है। यानी संविधान के विकास में न्यायपालिका के निर्णयों ने, कार्रवाइयों ने बड़ा जो है योगदान दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्याख्या क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की कमियां क्या है, दोष क्या है, आलोचनाएं क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण की उपयोगिता क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण का महत्व क्या है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।